नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संहिता की नियमावली और आधिकारिक पोर्टल का लोकार्पण किया। नागरिकों को समान अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड सरकार ने सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के उद्देश्य से समान नागरिक संहिता कानून बनाया है। यह न केवल राज्य के नागरिकों को समान अधिकार देगा, बल्कि भारत में एक समान और समरस समाज की नींव भी मजबूत करेगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होना क्यों महत्वपूर्ण है और इसका क्या असर होगा, क्या क्या बदलेगा, इन मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड कॉमन सिविल कोड की विशेषज्ञ समिति के सदस्य मनु गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनु जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट देश रतन निगम जी से। देश रतन जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने क्या कहा। Some people, I would say out of ignorance, are criticizing it. How can we criticize something which is mandate of the Indian Constitution? Ordinance emanating from our founding fathers. Something that has to bring about gender equality. Why we oppose it? I'll come to that later on. हमारे जहन में राजनीति ने इतना घर कर दिया है कि वो जहर का रूप ले चुकी है। राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रवाद को तिलांजलि देते हुए हम पलक भर भी नहीं झपकते, चिंतित होते। How can anyone oppose promulgation of uniform civil code? You study it. You study the debates of the Constitutional Assembly. You study how many times the Supreme Court of the country has so indicated. देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने एक अहम मुद्दा उठाया कि आखिर ऐसे मुद्दों का विरोध क्यों किया जाता है राजनीतिक कारणों से, जिसका जिक्र देश के संविधान में है और देश की जनता भी जिस मुद्दे को चाहती है, जिसका समर्थन करती है। कॉमन सिविल कोड एक लंबे अरसा इस मुद्दे पर चर्चा का देश में रहा है और लंबी चर्चा इस पर होती रही है, लोगों के बीच भी होती रही है, राजनीतिक दलों के बीच भी। आखिरकार उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बना स्वतंत्र भारत के बाद जिसने अपने राज्य में कॉमन सिविल कोड को लागू कर दिया है। मनु गौड़ जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि अक्सर सवाल उठाए जाते थे कि कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता कैसे लागू होगी, कैसे इस पर क्रियान्वयन होगा। आप कैसे देखते हैं उत्तराखंड की इस पहल को, क्या कहना है आपका? नमस्कार मनोज जी। पहले तो ये मौका देने के लिए ये यूसीसी के ऊपर, क्योंकि कल ही हमारे यहाँ उत्तराखंड में ये कानून लागू हुआ है, कल से ही जी। तो पहली बार मैं किसी टीवी चैनल पर आया हूँ। उससे पहले बहुत सारी बंदिशें थी, क्योंकि मैं इस सदस्य रहा हूँ इस समिति का जिसने ड्राफ्ट किया है, तो मैं नहीं आ सकता था। 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा कहा गया कि यदि हम सरकार में आते हैं तो हम पुनः यहाँ पर जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड बड़ा एक मैं अभी एक न्यूज में पढ़ रहा था, एक बहुत अच्छी लाइन मुझे लगी कि ये आधी आबादी का पूरा कानून है। तो जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्टिंग की ये कमेटी बनी सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जिसमें जस्टिस प्रमोद कोहली जो सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, हमारे यहाँ के चीफ सेक्रेटरी रहे उत्तराखंड के शत्रुघ्न सिंह जी और प्रोफेसर सुरेखा टंगवाल, 5 सदस्यों की। तो सबसे पहला फोकस जो इस समिति का रहा वो रहा महिला सशक्तिकरण का, महिला को समान अधिकार दिलाने का, इस आधी आबादी को समान अधिकार दिलाने का, जो कि
कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद से लेकर और आज तक कहीं ना कहीं बहुत से रूपों में महिलाएं हमारी पिछड़ी हुई थी, जिन्हें समान अधिकार बेटियों को नहीं मिल पा रहा था। 2005 के माननीय उच्चतम न्यायालय के जजमेंट के द्वारा हिंदू महिलाओं को, बेटियों को संपत्ति में, पिता की संपत्ति में अधिकार दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे कृषि संपत्ति थी, कृषि भूमि थी, या अन्य धर्मों की, अन्य समुदायों की बहुत सी महिलाएं जो हैं वो अभी भी अपने अधिकारों के लिए दर दर भटक रही थी। चाहे विवाह विच्छेद का मसला हो, उस विवाह विच्छेद के मसले में किस तरह से कस्टमरी लॉज के द्वारा तलाक कर दिए जाते थे, महिला को मेंटेनेंस नहीं दिया जाता था, उसका भरण पोषण नहीं हो पाता था, वो अपने बच्चों तक का भरण पोषण नहीं कर पाती थी। तो सबसे पहला फोकस, क्योंकि ये देवभूमि है और यहाँ की सरकार की अपेक्षा थी कि हम यहाँ पर ये अगर हम देखें तो ये एक ऐसा प्रदेश है, जब इसका गठन हुआ तो जो राज्य आंदोलनकारी थी उसमें महिलाओं ने इसे लीड करा था। जी तो महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए जो कटिबद्ध थी सरकार, तो उसके आधार पर फिर विशेषज्ञ समिति ने अपने सब अध्ययन किया और ये आवश्यक समझा कि ये कानून जो आज़ादी के लंबे समय से अब तक रुका हुआ था विभिन्न राजनीतिक मसलों की वजह से, तो इसे लागू किया जाए। जी और आज ये देश के समक्ष है। जी, बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य में अपना योगदान दिया है। इसके अलग अलग पहलुओं को मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन देश रतन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि मुद्दा संविधान से भी जुड़ा है, क्योंकि इसका जो समान नागरिक संहिता है, इसको लेकर लंबे समय से देश में चर्चा हो रही थी। कैसे लागू होगा, कब लागू होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट की भी कई बार इस पर टिप्पणियां इस मुद्दे पर आई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भी इस मुद्दे को सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी इस मुद्दे को अक्सर ये मुद्दा उठा। आप कैसे देखते हैं संवैधानिक कानून की दृष्टि से इस मुद्दे को? मनोज जी, इसमें तो बड़ा साफ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो अनुच्छेद 44 है उसमें साफ दिया हुआ है कि इसको होना चाहिए, लागू होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपको पता होगा जब हमारी संवैधानिक सभा की चर्चाएं हो रही थी, जब हमारा संविधान बन रहा था, तो इसकी बात हुई थी, लेकिन राजनीतिकरण के कारण वो हिंदू सिविल कोड हो गया और 4 कानून उसके तहत बने, जो कि रिफॉर्म्स हुए हमारे उसमें, हमारे समाज में, और समाज बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा और सामान्य अधिकार मिले, बच्चों को मिले संपत्ति में, उत्तराधिकार में या विरासत में, और लड़कियों को भी उतने ही अधिकार दिए गए जितने कि पुरुषों को दिए गए। लेकिन समाज के बहुत बड़ा वर्ग छूट रहा था इसमें, और उसके कारण वहाँ पे यौन शोषण हो रहा था, वहाँ पर उत्पीड़न हो रहा था और लैंगिक आधार पर अन्याय हो रहा था। उन सब को देखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत जरूरत थी। तो उत्तराखंड ने पहल करी, उत्तराखंड ने इस पर अपनी पूरी चर्चा इस पर करी, कमेटी बनाई, जैसे अभी अभी हमारे वो पैनलिस्ट ने बताया, और इस पर बना आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान अधिकार जो संहिता है। और वो अगर आप देखेंगे कि वो लागू हो गया है, लागू होने का मतलब है कि जमीन पे उतर गया, जो कहा वो किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग इसका राजनीतिकरण करते हैं। सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठ के आना चाहिए जी। चाहे वो अधिकार आपके विवाह विच्छेद से रिलेटेड हो, या आपका विरासत से हो, या खर्चा भत्ते से रिलेटेड हो, मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, या आपका बच्चा गोद लेने के विषय में हो। बहुत बड़े वर्ग को ये अधिकार से महिलाएं और या वो समाज वंचित था। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ लोग जैसे न्याय अपने घर में बैठ के, या कुछ शारिया कोर्ट्स कुछ शहरों में जैसे सुने गए भारत में, तो वो सब चीजें नहीं लगेंगी। भारतीय कानून लगेगा, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड ने बनाया है, और भारतीय जो न्यायालय है उनका जुरिस्डिक्शन होगा, उनका क्षेत्राधिकार होगा इस तरह के मामले में। दूसरा, आप देखते हैं लिव इन रिलेशनशिप की जो बात है, उसको भी वहां पे दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं, पार्टनर्स को, उनके बच्चों को भी एक वैधानिक दर्जा दिया गया है, और इस तरह की जो है, और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किए गए हैं, जिसके कारण जो आप देखते हैं कि बहुत सारी जो चीजें हो रही, लव जिहाद के जो मामले सामने आ रहे हैं, या अपनी आइडेंटिटी छुपा के
बरगला के शादी कर लेते हैं, बाद में पता लगता है। तो जो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी किया गया है, जो कंपलसरी किया गया है, उसके बहुत नतीजे निकलेंगे, अच्छे नतीजे निकलेंगे और फायदे होंगे। और ये धर्म से ऊपर है, किसी धर्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, इसको मानवाधिकार से जोड़ के देखना चाहिए कि वो अधिकार जो किसी भी समाज में पुरुष को मिले, महिलाओं को भी मिलने चाहिए, लड़कियों को भी मिलने चाहिए, लड़कों को भी मिलने चाहिए। उस दिशा में ये पहला कदम है और इसके लिए बधाई का पात्र है मुख्यमंत्री जी वहाँ उत्तराखंड के और वहाँ की सरकारें और जो भी समिति वगैरह में लोग इसमें जुड़े थे, जिन्होंने एक बहुत ही सरल और अच्छा कानून उत्तराखंड को दिया। जी, जाहिर सी बात है उत्तराखंड ने एक ऐतिहासिक काम किया है। और मनु गौड़ जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि यूसीसी जो लागू किया गया है उसको लेकर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए, कुछ राजनीतिक दलों ने उत्तराखंड में भी सवाल उठाए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के से पहले सरकार ने या आपकी विशेषज्ञ कमेटी ने किस तरह की कवायद की, कितने लोगों से बात की, कितने समूह से बात की, क्या फीडबैक प्राप्त हुआ आपको? देखिए, जब विशेषज्ञ समिति का गठन हुआ तो समिति ने सबसे पहले एक चीज को ध्यान में रखा कि हम एक ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं जो एक बड़ा ज्वलंत और राजनीतिक विषय है जी। और इसका स्वाभाविक है कि देश के अलग अलग कोनों से विरोध भी संभव है। तो इसलिए हमें कानून बनाते हुए जन भावनाओं का जरूर ध्यान रखना चाहिए। हमें जनता क्या चाहती है। तो मेरे ख्याल से आज तक के भारतीय इतिहास में जितने वृहद स्तर पर जनसंवाद कार्यक्रम इस समिति ने कानून बनाने के लिए किया, वो आज तक शायद ही किसी कानून को बनाने में किया गया होगा। बहुत से लोग इसमें हमने हर तरह के स्टेक होल्डर्स, चाहे वो जनता हो, चाहे वो अधिवक्ता लोग हों, या वो अगर आप देखें तो विभिन्न राजनीतिक पार्टी के लोग हों, 10 राजनीतिक दलों को हमने बुलाया था, उनसे समिति ने विचार विमर्श किया था, जिसमें से 3 राजनीतिक दल ऐसे थे जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और सीपीआई, जो बुलाने पर भी नहीं आए थे अपना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, लेकिन बाकी अन्य राजनीतिक दल सारे आए थे। ऐसे ही जितने भी धर्म गुरु थे विभिन्न समुदायों के, उन सब से चर्चा करी, उन सब से विचार विमर्श किया। तो ऐसा कोई भी जना ये नहीं कह सकता इस राज्य के अंदर कि जिससे हम लोगों ने समिति जिनके पास नहीं पहुंची हो, किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो जनसंवाद कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करके सब जगह, या वो लिखित रूप में सुझाव करके, इस छोटे से राज्य में अगर आप देखेंगे तो लगभग यहाँ की 1.25 करोड़ की आबादी है। देखें तो 25 लाख के करीब यहाँ पर परिवार रहते हैं और 2.5 लाख के करीब हमारे पास लिखित रूप में या अलग अलग माध्यमों से सुझाव आए। तो 10% परिवारों ने इस विचार विमर्श में अपने सुझावों में प्रतिभाग किया समिति के समक्ष, और उसी को ध्यान में रखते हुए, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए समिति ने इस कानून को ड्राफ्ट किया। जी, जाहिर सी बात है इसके बहुत कई पहलू हैं, उन्हें भी हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक व्यापक तैयारी के साथ उत्तराखंड सरकार ने कॉमन सिविल कोड को लागू किया है उत्तराखंड में। आइए सुनते हैं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा। कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में, इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। जो हम बार बार कहते थे कि देश की आधी आबादी का एक पूरा कानून है, तो ये पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। लेकिन सही में इस गंगा को निकालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता को जाता है, जिन्होंने हमको जो है इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया। आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सहित संविधान के सभी
संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों को अपनी सच्ची भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का एक संवैधानिक उपाय है। इसके द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। इसके लागू होने से प्रदेश में सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा, जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि सशक्तिकरण भी होगा, सुरक्षा भी होगी। इसके द्वारा जो कुछ कुरीतियां हैं, अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक आदि जो कुप्रथाएं हैं, उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। जी बिल्कुल, यूसीसी लागू होने से उत्तराखंड में क्या क्या बदलेगा, क्या असर होगा? मनु गौड़ जी, हम ये भी जानना आपसे चाहते हैं, क्या बदलाव अब आएगा? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव जो है, जो मैंने बताया कि महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा, जी वो तो है ही, वो सबको पता था पहले से कि यूसीसी आएगा तो वो महिलाओं को समान अधिकार दिलाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी, जब हमने जनसंवाद कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करे, सब जगह समिति गई, तो एक प्रमुख बिंदु मुख्यतः निकल के आया सब जगह से कि हमें छोटे छोटे प्रशासनिक और न्यायिक मसलों में बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, बड़ा लंबा समय लगता है। एक विवाह का पंजीकरण उत्तराखंड में 2010 में भी पहले एक राज्य सरकार ने एक एक्ट बनाया था, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट, लेकिन उसमें पंजीकरण नहीं हो पाए इतने। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि विवाह का पंजीकरण कराने के लिए व्यक्ति को बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। फीस तो सरकारी बड़ी नॉमिनल रहती है, लेकिन उसे फिर अधिवक्ताओं के चक्कर लगाने पड़ते हैं, एक एक महीने का समय दिया जाता है। तो आदमी इस चीज से बचना शुरू करता था। तो इसलिए समिति ने सबसे पहले ये चीज जनता के सुझाव के माध्यम से ये चीज स्पष्ट करी और बिल्कुल तय करी कि एक हम मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी कैसे दिया जाए, बिना किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाए हुए कैसे दिया जाए, बिना कोई कागज पत्तर, लंबे लंबे पोथे जो भरे जाते हैं उन्हें भरे बिना कैसे दिया जाए, इस पे हमें काम करना है। तो सबसे पहले एक ऑनलाइन वेब पोर्टल डेवलप करा, जो कि और उसे टाइम बाउंड करा। 15 दिन के अंदर कोई अगर उस वेब पोर्टल पे जाता है तो 15 दिन के अंदर सब रजिस्ट्रार को वेरीफाई करके और उसे सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। अन्यथा की दृष्टि में वो ऊपर रजिस्ट्रार के पास फॉरवर्ड हो जाएगा और रजिस्ट्रार 15 दिन में सर्टिफिकेट इशू, कोई डिसीजन ना लेने के लिए सब रजिस्ट्रार को पनिश भी करेगा। सबसे मुख्य चीज ये, बहुत से लोग ऐसे भी हमारे संज्ञान में आए जनसंवाद कार्यक्रमों में कि जिनका विवाह हुआ वो विदेश में नौकरी करते हैं, विवाह के बाद उन्हें वीजा लगवाना है अपनी पत्नी का या पति का, और वो उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट की वजह से बड़ा इंतजार करना पड़ता था, बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती थी। जी तो समिति ने विचार किया कि जिस तरह से पासपोर्ट तत्काल में बन सकता है, उस तरह तत्काल सेवा में ये मैरिज सर्टिफिकेट क्यों नहीं बन सकता। तो इस पोर्टल में ये मैरिज सर्टिफिकेट की भी तत्काल सेवा का प्रावधान करा गया। 3 दिन के अंदर अंदर उन्हें अपने मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उन्हें किसी भी तहसील स्तर पे या उप जिलाधिकारी स्तर पे अगर हम देखें तो उन्हें जाने की जरूरत नहीं है अपने मैरिज रजिस्ट्रेशन की। वो अपने गांव में, हर गांव में एक सब रजिस्ट्रार है आज के समय में, जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं, उन्हें इस यूसीसी के अंतर्गत सब रजिस्ट्रार नियुक्त करा गया है। वो सब रजिस्ट्रार जो एक गांव में तैनात अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी, उसे पता है कि इस गांव में कितनी शादी हुई है, ये शादी हुई भी या नहीं हुई है, तो उसके लिए ये सारा वेरिफिकेशन करना बहुत आसान है। उसके अलावा हमारे द्वारा एक जो वेब पोर्टल है उसे उसका वेरिफिकेशन कैसे करें, तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए उसे देश की, भारत सरकार की कई वेबसाइट से इंटीग्रेट करा गया है। ये उत्तराखंड का पहली एक वेबसाइट है जिसमें चाहे वो आधार से इंटीग्रेशन हो या सीआरएस पोर्टल से इंटीग्रेशन हो, इसका लाभ हमें भविष्य में दिखाई देगा। ये इतना बड़ा डेटा बैंक तैयार होगा जिसके माध्यम से रियल टाइम डेटा उत्तराखंड सरकार के पास अपने राज्य का हमेशा मौजूद रहेगा। जी जिसका भी विवाह पंजीकरण हुआ,
उसके घर में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ, जैसे ही उसका बर्थ सर्टिफिकेट इशू होगा, वो बच्चा फौरन उस परिवार को मैप हो जाएगा। जैसे ही किसी की डेथ होगी और डेथ सर्टिफिकेट इशू होगा, या किसी का तलाक होता है, तो वो जैसे ही तलाक का पंजीकरण होगा, तो वो फौरन उस फैमिली से अलग हो जाएगा। तो ये इतने वृहद स्तर पे सारे इंटीग्रेशन करके ये पोर्टल डेवलप करा गया है जन सुविधा के लिए। और बहुत से लोग, बहुत सी आबादी ऐसी थी जो कि शायद कंप्यूटर से भी ना हो, टेक्नोलॉजी से भी नहीं है, वो नहीं भर सकते अपना, तो उनके लिए फिर कॉमन सर्विस सेंटर को सरकार ने अपने साथ लिया है, जी जो हर गांव में। तो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी बहुत ही कम खर्चे पे वो अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन या डिवोर्स रजिस्ट्रेशन, जितने भी रजिस्ट्रेशन है वो करा सकते हैं। जिस मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अमूमन जो मेरे को पैनलिस्ट हैं वो खुद अधिवक्ता हैं, और लोअर लेवल पे जी जिला कोर्ट में क्या होता है कि एक मैरिज रजिस्ट्रेशन करने के लिए 5-5 हज़ार रुपए खर्च करते हैं लोग बाग। जी तो वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जी, जाहिर तौर पर एक तो बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। लोगों को समान अधिकार तो मिलेंगे ही, और खास तौर से महिला सशक्तिकरण का जो उद्देश्य है इसके पीछे, कॉमन सिविल कोड को लागू करने के पीछे, वो भी सार्थक होगा। देश रतन जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा हुई है पूर्व में भी, और जब उत्तराखंड में ने ये ऐतिहासिक फैसला किया है कॉमन सिविल कोड को लागू करने का, उसके बाद भी कई सवाल किंतु परंतु अभी भी उठ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब बात बहुविवाह की आती है या तलाक की आती है, इन मुद्दों को सब लोग जानते हैं कि इससे एक बड़े समाज में चुनौतीपूर्ण स्थितियां पैदा होती हैं, विवाद पैदा होते हैं। आप कैसे इस मुद्दे को देखते हैं जब इस प्रकार के सवाल खड़े किए जाते हैं? उत्तराखंड ने जब कॉमन सिविल कोड लागू कर दिया है, तब भी मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग, हालांकि एक बहुत बड़ा समर्थन उत्तराखंड की सरकार को मिला है, लेकिन कुछ लोग फिर भी सवाल उठा रहे हैं। एक मौलाना साहब का भी मैं वक्तव्य सुन रहा था। क्या हम मजहब के चश्मे से कानूनों को देखेंगे? देखिए मनोज जी, मजहब से ऊपर मानव अधिकार है, और वो जो अधिकार भगवान ने सबको बराबर के दिए हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो। लेकिन कुछ जो समाज है, वर्ग है हमारा जी, तो वो पुरुष प्रधान समाज जो हो जाता है, वहां पर वो दिक्कतें आती हैं। वो अपना जो अधिकार है या पावर है उसको छोड़ना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हमारा बहुविवाह होना चाहिए, हम 4 पत्नियां रखेंगे, हम लड़कियों को अधिकार नहीं देंगे, समान अधिकार, चाहे वो संपत्ति में हो, उत्तराधिकार में हो, विरासत में हो, हम नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि पुरुष प्रधान समाज ही बना रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बार कई बार टिप्पणी करी है और कोशिश करी है कि संसद अपनी तरह से इस पर कानून लाए। तो उत्तराखंड ने एक बहुत अच्छी शुरुआत करी है। तो ये राजनीतिकरण है, वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, कि लोगों को डरा के रखना। लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो पहले यूसीसी के विरोध में थे, और वो मुस्लिम्स थे, लेकिन बाद में जब उनकी बच्चियों के साथ हुआ तो वो यूसीसी का विरोध उन्होंने छोड़ दिया और सहयोग करने लगे। तो जब आप पे बीतती है तो आपको समझ में आता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है। बहुविवाह कर लिया, 3 तलाक बोल के दे दिया, व्हाट्सएप पे दे दिया, उस पर भी कानून बनाना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल भी किया। तो इस तरह का जो चेंज है, बदलाव है, वो समाज के अंदर से ही आएगा। वहां के का प्रबुद्ध वर्ग है, उसको खुद सामने आना चाहिए। वरना क्या होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी मनमानी करेगा, बाकी लोग कहेंगे कि नहीं, हम अब कानून नहीं मानते, हम अपने कोर्ट स्थापित करेंगे। तो जो मन में महिलाओं के या बच्चों के डर रहता है कि हमको कल हमारा विवाह विच्छेद कर दिया जाए, मुंह से बोल के, या घर से निकाल दिया जाए, तो वो एक शादी को, विवाह को एक स्थायित्व मिलता है, मन में एक डर नहीं रहता है, परिवार का वातावरण सुरक्षित होता है, परिवार का वातावरण बहुत इम्प्रूवमेंट उसमें देखा जाता है। तो पूरा का पूरा समाज का उत्थान होता है और देश का उत्थान होता है। एक बड़ा वर्ग अगर इन सब चीज से अछूता रहेगा, जिसमें समान अधिकार नहीं रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो समाज पूर्ण समाज नहीं है। वहाँ शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है लोगों का। तो उससे तो सबको निकलना पड़ेगा। हम देखिए 21वीं सदी में रह रहे हैं, हम मध्यकालीन युग में, मिडिवल एज में नहीं जा सकते, और वहाँ की बातों को लेके हम नहीं कह सकते कि हमें इस मॉडर्न युग में हमें रहना चाहिए उन्हीं चीजों के साथ। बदलाव वहां से भी आना चाहिए। सरकारें अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं, और इस बदलाव के साथ ही समाज आगे बढ़ेगा। अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है 2047 तक, उसमें जो हमारी वर्क फोर्स है, बड़ा वर्क फोर्स महिलाओं का है,
उनका उसमें पूरा सहयोग होना चाहिए। उसके लिए कानूनी तौर पे यूसीसी एक बहुत बड़ा रास्ता है उस विकास की तरफ। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो इसका विरोध कर रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उनको इससे बाहर आना चाहिए और अधिकारों पे, समान अधिकारों पे चर्चा करनी चाहिए। लिंग आधार पे जो भेदभाव होता है उसकी चर्चा करनी चाहिए और उस पर अगर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो अभी विरोध कर रहे हैं तो बिल्कुल 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 दिनेश चेतन जी, बहुत कम लोगों ने इसका विरोध किया है। आमतौर पर उत्तराखंड में और देश में इसको व्यापक समर्थन मिला है। अगर बात कुछ देशों की मैं करूं तो यूसीसी का जो कानून है, इससे संबंधित जो कानून है वो सऊदी में भी हैं, तुर्की ने भी अपने यहाँ लागू कर रखे हैं, इंडोनेशिया, नेपाल, फ्रांस, अजरबैजान, जर्मनी, जापान और कनाडा में इस तरह के कानून पहले से बने हुए हैं। और उत्तराखंड सरकार ने भी कहा ये किसी मजहब को देखकर या किसी चीज को देखकर, किसी बोर्ड को देखकर यह कानून नहीं लाया गया है, बल्कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, इससे संबंधित जो अधिकार हैं वो महिलाओं को मिलें। गौड़ साहब, मैं आपसे भी एक संक्षिप्त टिप्पणी लेना चाहता हूं इस मुद्दे पर, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर क्या इसे अब लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए? देखिए, सबसे पहली चीज, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में सबसे पहले भी शुरू में कहा था, और वही चीज आपने स्टेटमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दिखाया। उन्होंने कहा कि आधी आबादी का पूरा कानून। तो इस आधी आबादी या आजादी के इतने सालों से अपने लिए एक सशक्त कानून के लिए आज भी तरस रही है और शीघ्र ही भारत सरकार, मुझे उम्मीद है कि इस दिशा में जरूर प्रयास करेगी। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे विरोध की बात करी। विरोध किन चीजों का कर रहे हैं, वो मुद्दे क्या हैं, उन्हें वास्तव में वो मुद्दे भी नहीं पता। आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई आज के समय में ये कहेगा कि बच्चियों का विवाह किस आयु में होना चाहिए, निर्धारित होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या कोई चाहेगा कि अपने 12, 13, 14, 15 साल की बच्ची का, जो नाबालिग बच्ची है, उसका विवाह करें? एक तरफ भारत सरकार एक पॉक्सो एक्ट बनाती है और एक तरफ हम एक नाबालिग के विवाह की अनुमति हमारे पर्सनल लॉ देता है। ऐसा संभव नहीं, और कोई भी सभ्य समाज इस चीज को नहीं मानेगा। आप देखिए कि जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, जितने भी सामाजिक बदलाव हुए हैं, हमारा अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ पर विवाह एक संस्कार है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसलिए जन्म जन्मों का संबंध है। हिंदू संस्कारों में तलाक नाम का कोई विषय नहीं था। लेकिन जब देखा कोई मनु जी, मुझे आपको थोड़ा रोकना पड़ेगा, क्योंकि इस पे एक लंबी चर्चा आपने विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में भी की और तमाम तरह के विचार और एक व्यापक चर्चा उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले की। और जाहिर तौर पे स्वतंत्र भारत के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना जिसने समान नागरिक संहिता अपने राज्य में लागू करके दिखाया। मनु गौड़ जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देश रतन निगम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।